हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने अभी अभी केमी ऑस्मोटिक थ्योरी को पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया है। हमने उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराए। अब फोटोसिंथेसिस का दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट स्टार्ट होता है और वो है डार्क रिएक्शन, अप्रकाश अभिक्रिया। एक थी प्रकाश अभिक्रिया जिसे हमने फोटोकेमिकल रिएक्शन कहा था, और अब है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को कई नामों से जानते हैं। इसे हम बायोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं, इसको हम बायोकेमिकल अभिक्रिया कहते हैं, अप्रकाश अभिक्रिया कहते हैं। इसे खोजने वाला साइंटिस्ट ब्लैकमैन था, तो इसलिए हम ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। और ये स्ट्रोमा रीजन में होती है। इसमें होता क्या है? इसमें CO2 का रिडक्शन होता है ग्लूकोज के अंदर, यानी कि डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाएगा। इसमें मददगार कौन होंगे, हेल्प कौन करेंगे? तो हेल्प करेंगे सम प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के जो 3 प्रोडक्ट थे, ऑक्सीजन, ATP, NADPH2, ये एनर्जी को लेकर आ रहे हैं और यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन डार्क रिएक्शन में होने जा रहा है। इस बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो ATP, NADPH2 के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर? आपने देखा था केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में कि ATP का फॉर्मेशन स्ट्रोमा रीजन में हुआ, NADPH2 का फॉर्मेशन स्ट्रोमा रीजन में हुआ, और अल्टीमेटली डार्क रिएक्शन भी स्ट्रोमा में हो रही है। तो वहाँ सीधे सीधे इस तरीके से प्रकाश अभिक्रिया के कुछ उत्पादों का उपयोग करके CO2 का स्थिरीकरण होगा, CO2 का फिक्सेशन होगा, और ये एक एंजाइमेटिक अभिक्रिया होगी। और एंजाइमेटिक अभिक्रिया होने के नाते इस पर तापमान का सीधे सीधे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि तापमान एंजाइम की सक्रियता को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो समझते हैं, काफ़ी अच्छा सेगमेंट है, ये स्टडी करने लायक है। अप्रकाश अभिक्रिया, अप्रकाश अभिक्रिया। ठीक है, इस पर या यह प्रकाश पर निर्भर अभिक्रिया नहीं है। अभिक्रिया नहीं है। नहीं है। लेकिन प्रकाश अभिक्रिया के कुछ उत्पादों, प्रकाश अभिक्रिया के कुछ उत्पादों ATP तथा NADPH2 पर निर्भर करती है।
अतः अप्रकाश अभिक्रिया कहलाते हैं। अभिक्रिया कहलाती है। अप्रकाश अभिक्रिया कहलाते हैं। क्लियर? इसे बायो सिंथेटिक बायोकेमिकल एंजाइमेटिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसमें एंजाइम की उपस्थिति में CO2 C6H12O6 में परिवर्तित होते हैं। अर्थात CO2 का स्थिरीकरण किया जाता है। ठीक है? इसे ब्लैकमैन के द्वारा खोजा गया। ब्लैकमैन के द्वारा खोजा गया। अतः ब्लैकमैन अभिक्रिया कहलाती है। ये ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। ब्लैकमैन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट हुए हैं ब्लैकमैन, और ब्लैकमैन ने आगे भी बहुत सारा काम किया है। जैसे आपको लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स समझाए जाएंगे, वो ब्लैकमैन ने ही दिए थे। तो ब्लैकमैन ने इस प्रोसेस को स्टडी किया था। ठीक है? यह प्रक्रिया लवक के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? स्ट्रोमा रीजन। लाइट रिएक्शन कहाँ हुई थी? ग्रेना रीजन। क्लियर? ठीक है? इसे ताप निर्भर ठीक है, तथा
प्रकाश ताप परतंत्र लिखते हैं, परतंत्र, प्रकाश स्वतंत्र, अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्लियर? अब ये सारे पॉइंट्स एक बार फिर से समझ लो। अप्रकाश अभिक्रिया को अप्रकाश अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्या इससे ये माना जाए कि प्रकाश अभिक्रिया दिन में होती है, अप्रकाश अभिक्रिया रात्रि में होती है? गलत। प्रकाश अप्रकाश अभिक्रिया दोनों ही दिन के समय होती है। पहली बात तो ये क्लियर कर लो। तो फिर इसे अप्रकाश अभिक्रिया क्यों कहा? तो अप्रकाश अभिक्रिया कहने के पीछे वजह यह है कि इस पर लाइट का डायरेक्टली कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, लाइट सीधे सीधे इसे प्रभावित नहीं करती। तो फिर ये कंप्लीट कैसे होती है? तो कंप्लीट होती है लाइट रिएक्शन के कुछ प्रोडक्ट के जरिए। वो प्रोडक्ट है एटीपी, NADPH2। ये दोनों आते हैं स्ट्रोमा में और वहां पर CO2 का फिक्सेशन करते हैं, या कहें तो CO2 का रिडक्शन प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। अच्छा, ये अतः इसे अपन क्या कह रहे हैं? अप्रकाश अभिक्रिया, क्योंकि प्रकाश का कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है। इसे बायोसिंथेटिक, बायोसिंथेटिक मतलब है ये कि ये प्रोसेस लिविंग में ही होती है, एंजाइम की उपस्थिति में होती है, इसलिए बायोकेमिकल भी रिएक्शन है और एंजाइमेटिक अभिक्रिया भी है। तो ये तीनों नामों से भी जानी जाती है। अच्छा, एंजाइम की उपस्थिति में होती है। इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि ब्लैकमैन ने इसको डिस्कवर किया। ये कंप्लीट कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होती है। अब इसे एक और सेंटेंस से जाना जाता है, इट इज लाइट इंडिपेंडेंट एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन। टेम्परेचर पर निर्भर करेगी। क्यों? क्योंकि इसमें एंजाइम वर्क करेंगे। एंजाइम टेम्परेचर से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं, और इसीलिए अगर टेम्परेचर प्रॉपर नहीं होगा, ऐसी परिस्थिति में एंजाइम प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, और एंजाइम अगर वर्क नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली बात ये होगी कि ये अभिक्रिया संपन्न नहीं हो। क्लियर? अब यहां से बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू होती है। स्टोरी ये है कि ये जो CO2 फिक्सेशन है, ये साइकिल के फॉर्म में कंप्लीट होता है, और वो C3 साइकिल के नाम से जानी जाती हैं, C4 साइकिल के नाम से जानी जाती हैं, केम साइकिल के नाम से जानी जाती हैं। अब इन साइकिल में कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, उनका सीक्वेंस क्या है, किस तरीके से CO2 फिक्स होता है, इसे समझने के लिए रेडियो एक्टिव की जरूरत थी, आइसोटॉप समस्थानिक की जरूरत थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, ये NCERT में मेंशन है कि कहा जाता है कि मेल्विन कैल्विन, ये जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले CO2 स्थिरीकरण के मार्ग को अध्ययन किया था, लेकिन ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही इसे समझ पाए और इसे अध्ययन कर पाए। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले रेडियो एक्टिव का उपयोग वर्जित था, निषिद्ध था, प्रतिबंधित था, प्रोहिबिटेड था। मीन्स आप रेडियो एक्टिव का यूज नहीं कर सकते। तो साइंटिस्ट ने विश्व समुदाय के सामने कई बार इस बात के लिए एफर्ट्स लगाए कि हमें अध्ययन के लिए, मानव सभ्यता की भलाई के लिए
रेडियो एक्टिव का यूज करने का परमिशन दिया जाए, लेकिन विश्व समुदाय ने ऐसा नहीं किया। देखो ये स्टोरी कहाँ है, एनसीईआरटी में है। आप ऐसे मत समझना कि मैं कोई काल्पनिक स्टोरी सुना रहा हूँ। आप जहाँ से फिजियोलॉजी स्टार्ट हुई है उसमें आप जो इंट्रोडक्शन है साइंटिस्ट का, उस पेज को स्टडी करें, वहाँ पर भी इसका जिक्र है। जापान के नागासाकी हिरोशिमा का जिक्र है। तो कहा यह जाता है कि जब 1945 में नागासाकी हिरोशिमा पर जब बॉम्ब ब्लास्ट किए गए अमेरिका के जरिए, तब लाखों लोगों की जान गई, कई लोग उससे प्रभावित हुए। तब दोबारा से वैज्ञानिकों ने विश्व समुदाय की जो कमेटी हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनके सामने दोबारा रिक्वेस्ट की कि देखो यहाँ तो रेडियो एक्टिव यानी कि इस टाइप के जो कंपोनेंट हैं उनका यूज़ मानव सभ्यता को ख़त्म करने के लिए, मानव सभ्यता को नुकसान पहुँचाने के लिए उपयोग हो रहा है। क्यों ना हमें अध्ययन के लिए, हमें डिफरेंट रिसर्च के लिए रेडियो एक्टिव की परमिशन दी जाए। तो कहा जाता है जस्ट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, ये एनसीईआरटी का सेंटेंस है, तो फिर परमिशन मिली। और उसके बाद यहाँ पर कहा जाता है कि मेल्विन कैल्विन ने कार्बन का रेडियो एक्टिव यूज किया। कार्बन का, ये जो CO2 में कार्बन का यूज होता है, इसमें ये C14O2 का यूज करके इस CO2 का यूज किया, और इसके बेसिस पर फिर किस तरीके से कार्बन का फिक्सेशन होता है और कौन सा कंपोनेंट फर्स्ट स्टेबल बनता है, इन सब चीज़ों की स्टडी की गई। तो जिन प्लांट में CO2 स्थिरीकरण के दौरान फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन था, उन्हें C3 प्लांट नाम दिया गया, और जिनमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 4 कार्बन का था उसे C4 प्लांट कहा गया। तो कहने का मतलब कि जब CO2 का फिक्सेशन हुआ, फर्स्ट जो स्टेबल कंपाउंड जैसे 3PGA का फॉर्मेशन हुआ, ये 3PGA 3 कार्बन हैं, तो इसे नाम दिया गया C3 प्लांट। क्या नाम दिया गया? C3 प्लांट। लेकिन जिसमें CO2 स्थिरीकरण से 4 कार्बन कंपाउंड बना, तो उसे नाम दिया गया, ये 4 कार्बन है, तो ऐसे प्लांट को हमने नाम दिया C4 प्लांट। क्या नाम दिया? C4 प्लांट। तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3PGA बना, उन्हें C3 प्लांट नाम दिया गया। जिसमें ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना, मतलब 4 कार्बन कंपाउंड बना, उसे C4 प्लांट नाम दिया गया। ठीक है, इनमें भी 14 का यूज किया गया, और इसी प्रोसेस के जरिए यहाँ पर पूरे के पूरे CO2 फिक्सेशन को या बायोकेमिकल रिएक्शन को या डार्क रिएक्शन का अध्ययन किया गया। क्लियर? तो हम इसे पूरे सेगमेंट को कंक्लूड करके एक सेंटेंस में आपके लिए लिखते हैं। तो वो क्या है? हर बात को समझनी है। आप हमारे सामने नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मेरी बातों को ध्यान से सुनें और चीज़ों को समझें, इन्हें लिखते चलें। बस आपको क्लास के जैसी ही सारी स्टडी प्रोवाइड की जा रही है। अब कहा जाता है सेवरल एफर्ट शब्द भी लिखा है इंग्लिश की एनसीईआरटी अगर पढ़ोगे तो कहा जाता है CO2 स्थिरीकरण
के अध्ययन के लिए मेल्विन कैल्विन को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रेडियो एक्टिव के उपयोग अध्ययन के लिए उपयोग की अनुमति प्राप्त हुई। ठीक है, तब इन्होंने अप्रकाश अभिक्रिया में C3 चक्र में के समय निर्मित होने वाले यौगिकों का अध्ययन किया। यौगिकों का अध्ययन किया, है ना। इन्होंने हरी शैवाल क्लोरेला, क्लोरेला में C14O2 का उपयोग कर C3 चक्र का अध्ययन किया। ठीक है, यही सब कुछ कब हुआ? द्वितीय इस विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, आप कह सकते हैं अप्रकाश अभिक्रियाएं 3 प्रकार से अध्ययन किए जाते हैं। अप्रकाश अभिक्रिया
अभिक्रिया 3 प्रकार से अध्ययन की जाती हैं। कैसे? एक होता है C3 चक्र, C3 चक्र, दूसरा है C4 चक्र और तीसरा है केम, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। केम का जिक्र एनसीईआरटी में 11th में नहीं है, हालांकि 12th में केम का जिक्र किया गया है। C3 C4 की ही यहाँ पर बात करी गई है। ऐसे तो हम C3 C4 और केम तीनों को समझना चाहेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहली प्रोसेस शुरू करते हैं जिसका नाम है केम साइकिल। क्या? सॉरी, C3 चक्र, क्योंकि सबसे पहले कैल्विन मेल्विन ने इसी को स्टडी किया था और इसीलिए इसे हम कैल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कैल्विन साइकिल। तो ये चीज़, तो हम सबसे पहले कैल्विन चक्र को समझना चाहेंगे, अध्ययन करना चाहेंगे और उसके बाद हम C4 को पढ़ेंगे और C4 के बाद हम केम को स्टडी करेंगे। ऐसे अपनी स्टडी चलेगी। केम साइकिल है ना। अब हम पहली साइकिल स्टडी करने जा रहे हैं, केम साइकिल या C3 चक्र। इसी को हम कहते हैं कैल्विन साइकिल, C3 चक्र या कैल्विन साइकिल। ठीक है, कैल्विन साइकिल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात की जाए तो इसमें 3 पदों में संपन्न हो रही है। क्लियर? वो 3 पद क्या हैं वो पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलो थोड़ी सी इस पर चर्चा हो जाए। क्या? देखो, एक शॉर्ट फॉर्म है, मैं आपको पूरी एक डिटेल साइकिल भी बताऊंगा जिससे आप कुछ चीज़ें अच्छे से समझ पाओगे। हालांकि अगर उसको पढ़ लिए, समझ लिए, याद कर लिए तो आप बायोलॉजी के कई हिस्सों में अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे। मैं अभी स्टार्टिंग में आपको पहले सिंपल वे में इसे समझा देता हूँ। ठीक है, तो कैसे क्या हो रहा है देखिए। इसमें 3 स्टेप आता है, मतलब ये है CO2 और एक है RUBP। RUBP 5 कार्बन कंपाउंड है, ये इस CO2 को रिसीव करेगा और इससे बनेगा 3PGA। ठीक है, अब 3PGA, यहाँ जो एंजाइम आएगा वो आपका एंजाइम होगा
रुबिस्को, ये रुबिस्को एंजाइम इस CO2 फिक्सेशन में काम करता है। क्लियर? ये 5 कार्बन है, 1 कार्बन है, यानी कि ये 3 कार्बन कंपाउंड, यानी कि ये 2 मॉलिक्यूल जनरेट होंगे। क्लियर? अब इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या? इसे हम कहते हैं, अच्छा इससे क्या बनता है? इससे बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। ये भी एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है, ठीक है, ऐसे ये ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रहा है। अब ग्लूकोज फॉर्मेशन से दोबारा ये प्रोसेस बनती है, तो यहाँ पर ये जो पहला स्टेप है ये कहलाएगा CO2 स्थिरीकरण। क्या कहलाएगा? CO2 फिक्सेशन। ये पहला स्टेप हो गया। ये है यहाँ से यहाँ तक रिडक्शन। क्या? रिडक्शन, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, रिडक्शन। यहाँ से यहाँ ग्लूकोज बनना, रिडक्शन। और ये ग्लूकोज से दोबारा RUBP का बनना, ये है रीजनरेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा स्टेप और ये हो गया तीसरा स्टेप। ये बात कही जाती है, ठीक है। अगर एक CO2 आप फिक्स करते हो तो यहाँ पर 3PGA बन जाएगा और यहाँ 3PGA से जब एक ग्लूकोज बनेगा तो इसमें आपको 2 ATP का यूज करना होगा और इसमें आपको 2 ADP, 2 ATP, 2 ATP and 2 NADPH2, इन दोनों का यूज आपको यहाँ करना होगा, है ना, NADPH2। और इस जगह आपको यूज करना होगा एक ATP, ये कन्वर्ट हो जाएगी एक ATP में। तो रीजनरेशन के दौरान आपको दोबारा एक ATP का उपयोग करना पड़ेगा और ये रिडक्शन जो प्रोसेस है इस स्टेप पर आपको 2 ATP और 2 NADPH2 का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चक्र चलेगा, इसे हम कहेंगे C3 साइकिल। क्या कहेंगे? C3 साइकिल। ऐसे ये टोटल एंजाइमेटिक रिएक्शन है। क्या है? एंजाइमेटिक रिएक्शन। और अब आपको NCERT ने बस इतना सा सरल भाषा में एक्सप्लेनेशन दे रखा है, लेकिन कंपटीशन के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं सफिशिएंट नहीं मानता हूँ, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए एक्चुअली एक बड़ा साइकिल रिक्वायर्ड होता है और तभी आप चीज़ों को सही मायने में समझ सकते हो। क्लियर? तो मैं आपको वो एक बार बड़ा डायग्राम समझा देता हूँ, फिर आपको लिखने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम चीज़ों को समझ चुके होंगे। क्लियर? ऐसे तो आप एक पेज पर जैसा मैं बनाऊं लगभग वैसा ही आप इसे बनाएंगे, ठीक है। तो मैं चूँकि थोड़ा सा इसको पूरे पेज पर बनाऊंगा, ठीक है। समझ में एक बार नहीं भी आए तो चल जाएगा, कम से कम आपको इतनी बात समझ में आ जाएगी कि आखिर एक ग्लूकोज निर्माण में किस तरीके से 18 ATP और 12 NADPH2 का यूज होता है।
तो कैसे होता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा और सही मायने में रीजनरेशन क्या है ये बातें भी समझ में आएंगी। तो ये तो मैंने एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उसे एक्सप्लेन कर दिया, आप चाहें तो इसे एनसीईआरटी से भी बना लें, ठीक है ऐसे। अब मैं पहले आपको C3 साइकिल का पूरा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ ऐसे। देखो यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, ये एक CO2 है, ठीक है, और ये है RUBP, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है राइबोलोज, लोज 1,5 बिसफॉस्फेट, क्या बिसफॉस्फेट, फॉस्फेट, क्लियर, ये इसका फुल फॉर्म, रेबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, दिस इज 5 कार्बन कंपाउंड। अब क्या हो रहा है, ये 5 की कीटो शुगर भी है, इसे हम कह सकते हैं 5 कीटो शुगर, 5 कीटो शुगर भी है, ये 5 कार्बन कंपाउंड, क्लियर। अब ये यहाँ पर रिसीव किया जाएगा ऐसे, और यहाँ जो एंजाइम आ रहा है वो है रुबिस्को, कौन है, रुबिस्को, इसका फुल फॉर्म है रेबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये दोहरा कार्य करता है, ये CO2 के साथ भी एफिनिटी शो करता है और ये O2 के साथ भी एफिनिटी शो करता है ना। ये दोहरा नेचर दर्शाता है, दोहरी प्रकृति दर्शाता है, ड्यूअल नेचर दर्शाता है, ठीक है। इसी के बेसिस पर C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, ये हम आगे आपसे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, नो डाउट, ठीक है। अब यहां कहा जाता है 6 कार्बन अनस्टेबल, कैसा अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, ठीक है, अस्थायी, क्योंकि देखो 5 कार्बन 1 कार्बन, ठीक है, तो 6 कार्बन हुआ। अगर ये स्टेबल होता तो हम इसे C3 चक्र नहीं कहते, फिर हम इसे क्या कहते, हम इसे कहते C4 साइकिल। तो हम अभी स्टडी किसे कर रहे हैं, C3 साइकिल को, किसे स्टडी कर रहे हैं, C3 साइकिल। तो C3 साइकिल की अभी आप स्टडी कर रहे हैं, क्लियर। अब ये जल्दी ही कन्वर्ट हो जाएगा 3PGA, किसमें 3PGA, 3PGA का मतलब है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज एक और है कि एक केल्विन साइकिल में एक CO2 का स्थिरीकरण होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको ग्लूकोज बनाना है, 6 कार्बन का कंपाउंड बनाना है, तो ये साइकिल 6 टाइम चलेगी। तो हम एक बार ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में ये सारी कैलकुलेशन लेके चलते हैं, आप एक CO2 के साथ भी स्टडी कर सकते हो। तो अगर हम ये कहें कि हम यहाँ 6 CO2 के कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो 6 CO2 के कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर 12, क्या 12 ये 3PGA बनेंगे, क्योंकि एक CO2 फिक्सेशन के दौरान 2 बनते हैं, तो ग्लूकोज में मतलब 6 कार्बन है,
तो 6 CO2 फिक्सेशन के टाइम पर ये 12 बनेंगे, तो 3PgA, ठीक है, 3PgA। अब 3PgA जल्दी ही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा 13PgA में, किसमें 13 12 मॉलिक्यूल बनेंगे 13PgA में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ एक फॉस्फेट है, यहाँ 2 फॉस्फेट आ गए, तो फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ 12 मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पर 12 ATP आपके आ जाएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, 12 ATP ये यहाँ पर यूज होंगे, 12 ADP का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? अब ये जल्दी ही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 12 मॉलिक्यूल ऑफ 13PgAl। अब एसिड जब एल्डिहाइड में बदलता है तो याद रखना यहाँ पर 12 NADPH2 आएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, 12 NADP, 12 NADP में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इन 2 कंटिन्यूस स्टेप पर ही 12 ATP और 12 NADPH2 का यूज हो रहा है। अब इसमें एक चीज़ है, अगर फॉस्फेटेज एंजाइम आएगा तो ये 12 मॉलिक्यूल बन जाएंगे 3PgAl के, ठीक है। यहाँ एंजाइम आता है फॉस्फेटेज। जब भी फॉस्फेटेज आएगा एक फॉस्फेट इसमें से रिलीज हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो 13PgAl का फॉर्मेशन हो गया। 13PgAl के एक और चीज आप ध्यान से समझ लें यहाँ, क्या कि ये कुछ नया नहीं है। एक्चुअली याद करो, यहाँ ग्लूकोज बन रहा है और ग्लाइकोलाइसिस में हमने क्या किया था, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया था, ठीक है, वहां पर टूटा था। तो यहाँ पर वही रिएक्शन है जो ग्लाइकोलाइसिस की है, इसलिए ये कुछ नया नहीं है। इसमें ये रिएक्शन सेम टू सेम ग्लाइकोलाइसिस वाली है। तो ये 3PgAl किस में कन्वर्ट होगा, डाईहाइड्रोक्सी, किसमें, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, ठीक है। ये कैसा है, 3 कार्बन कंपाउंड, ये 12 मॉलिक्यूल हैं, ये कुछ मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हुए हैं। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ बनेगा, अब 3 कार्बन ये भी है, ठीक है। तो 3 कार्बन देन 3 कार्बन क्या बन गया, ये भी ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप है, फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट, याद आ रहा है, फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट, ये क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड, क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड। फिर से फॉस्फेटेज आया और ये कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। कहा जाता है कि यही कन्वर्ट हो जाएगा सुक्रोज में, किसमें, सुक्रोज, और सुक्रोज से कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा फ्लोएम में, कहाँ, फ्लोएम, ये फ्लोएम में ट्रांसलोकेट हो जाएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्लूकोज बन चुका है और यहाँ तक की जो रिएक्शन है, यहाँ से यहाँ तक की जो रिएक्शन है वो कहलाती है रिडक्शन, क्योंकि रिड्यूसिंग पावर इसमें यूज हुए, ठीक है। तो ये रिडक्शन है। अब आप समझ सकते हो, अगर आप एक ग्लूकोज बना रहे हो तो इस स्टेप पर क्या हुआ, ये स्टेप तो क्या हुआ, ये जो स्टेप है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इस जगह तक, यहाँ ये, तो ये तो कहलाएगा CO2, क्या कहलाएगा, CO2 स्थिरीकरण, क्या कहलाएगा, CO2 स्थिरीकरण। ये पहला स्टेप है, ठीक है। अब
अभी हम नहीं, बाद में बताएंगे। अब पहले ये समझ लो कि इसमें सब में हो क्या रहा है। अब यहाँ से इस स्टेप से ग्लूकोज बनने तक की जो प्रोसेस है वो टोटली कहलाएगी रिडक्शन। क्या कहलाएगी? रिडक्शन। तो एनसीईआरटी ने वहाँ पर 2 एटीपी और 2 एनएडीपीएच2 की बात करी है, तो वहाँ 1 CO2 का फिक्सेशन है। यहाँ अपन 6 CO2 के फिक्सेशन को साथ लेके चल रहे हैं, तो 12 एटीपी और 12 एनएडीपीएच2 यूज हो गए। अब यहाँ से दोबारा इसका बनना, ये प्रोसेस कहलाती है रीजनरेशन। आखिर ये दोबारा बनेगा कैसे, तो वो चीज़ समझ लेते हैं। अब होगा ये कि इसके कुछ मॉलिक्यूल रिएक्शन करने जा रहे हैं, ठीक है, इसके कुछ मॉलिक्यूल क्या करने जा रहे हैं? रिएक्शन। ये किसके साथ? ये कुछ मॉलिक्यूल आएंगे यहाँ से, ठीक है। अब ये यहाँ आके इससे जुड़ गए, ठीक है। ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, तो 6 3 ये टोटल कितने हुए? 9 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो 9 कार्बन कंपाउंड है, तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम होगा जाइलुलोज। क्या? जाइलुलोज। इसे कहेंगे 5 फॉस्फेट। 5 फॉस्फेट का मतलब है कि ये क्या है? 5 कार्बन कंपाउंड। कैसा है? तो ये जाइलुलोज यानी कि 6 कार्बन एंड 3 कार्बन, टोटल हुए 9 कार्बन। 9 कार्बन का मतलब हुआ 5 कार्बन का ये बन गया, और एक कंपाउंड बनेगा यहाँ, उसका नाम होगा इरिथ्रोज। क्या? इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। इसका मतलब ये 4 कार्बन है, ये 5 कार्बन है, तो 4 5 टोटल कितने हुए? 9, और 6 3 टोटल कितने हुए? 9। अब क्या हो रहा है? ये रिएक्शन करने जा रहा है इससे, ये इससे रिएक्शन करेगा। अब इससे जब रिएक्शन करेगा तो 3 कार्बन 4 कार्बन 7 कार्बन कंपाउंड बना, तो इसका नाम है सेडोहेप्टुलोज। 1,7 डाइफॉस्फेट, ठीक है। 1,7 डाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ। अब ये क्या हुआ? यहाँ एक एंजाइम आएगा फॉस्फेटेज। क्या आएगा? फॉस्फेटेज। अब ये फॉस्फेटेज क्या करेगा? इसमें से एक फॉस्फेट रिलीज कर देगा, तो ये हो जाएगा सेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। मतलब ये 7 कार्बन का ग्लूकोज है, मोनोसेक्राइड है। याद रखना, ये आपको बायोमॉलिक्यूल में याद करने पड़ेंगे, इन पर क्वेश्चन बनते हैं। वैसे भी आपने सुना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पैंट, हेग्स, हैप्ट, तो वही है हेप्टुलोज, तो 7 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। अब क्या हुआ? अब ये फिर से एक रिएक्शन करने जा रहा है। किससे? ये इसके कुछ मॉलिक्यूल से, तो इसके कुछ मॉलिक्यूल से ये रिएक्शन करेगा। 3 कार्बन फिर आ गए, 7 कार्बन है, टोटल हो गए 10 कार्बन। इसीलिए कहा जाता है, चूंकि एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी है तो अब ये उस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, अदरवाइज पूछ लिया जाता है कि जाइलुलोज कितनी बार बनता है, तो 2 बार बना। अब एक बार 5 कार्बन फिर से बन गया, और एक बना है रेबुलोज। कौन? रेबुलोज। ये कंपाउंड बना है 6 फॉस्फेट, क्या 5 फॉस्फेट, ठीक है। ये 5 कार्बन है, ये 5 कार्बन है, और ये क्या हुआ था? 7 and 3 10 और 5 5 10। अब क्या होगा? अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ये कन्वर्ट होगा, ये बिसफॉस्फेट था, ये कन्वर्ट होगा राइबुलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। ये कितना? 5 कार्बन का, ये भी 5 कार्बन का, ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एंजाइम कौन से हैं? कायदे से देखा जाए तो यहाँ जो एंजाइम आता है उसका नाम है फॉस्फोपेंटोकीटो एपीमरेज, और ये दोनों कौन है? ये आइसोमर हैं, तो यहाँ फॉस्फोपेंटोकीटो आइसोमरेज आता है।
आपको इतना याद नहीं रखना है, आप यहाँ याद रख लेना ये एपीमरेज है। कौन? एपीमरेज एंजाइम। और ये कौन है? आइसोमरेज। क्या? आइसोमरेज एंजाइम। क्लियर? आइसोमरेज एंड एपीमरेज। अब क्या हुआ, ये कन्वर्ट होगा इसमें, ठीक है। अगर वन टाइम आप साइकिल, मैंने पहले ही कहा एक ग्लूकोज अगर बनाना है तो आपको ये कितनी बार साइकिल चलानी है? 6 टाइम, ठीक है। तो आपको फिर क्या करना होगा, आपको फिर ये देखना होगा कि यहाँ एक फॉस्फेट इसको प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि ये बिसफॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट है इसके पास, यहाँ एक ही फॉस्फेट है, तो आपको 6 ATP इस जगह भी इसे देनी होंगी और इसे कहेंगे 6 ADP। ये 6 ADP में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो मुद्दे की बात और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें एक ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें टोटल कितने ATP यूज हो रहे हैं? 12, 6, तो 18 ATP का यूज हो रहा है और 12 NADPH2 का यूज हो रहा है। तो इस तरीके से कहा जाए तो एक ग्लूकोज जब फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो वहाँ क्या होते हैं, जैसे 6CO2 का फिक्सेशन हो रहा है C6H12O6, तो यहाँ यूज क्या हो रहा है? यहाँ यूज हो रहे हैं आपके 18 ATP। क्या? 18 ATP यूज हो रहे हैं और 12 NADPH2 का यूज भी इस प्रोसेस में हो रहा है, ठीक है। तो इसे भी अपन याद रख सकते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी सेगमेंट में आते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पर एंजाइम बहुत ज़्यादा नहीं बताए हैं क्योंकि उनकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं बस एक बार बता देता हूँ। यहाँ एल्डोलेज एंजाइम आता है, यहाँ आइसोमरेज है, यहाँ आपका कौन है? फॉस्फेटेज आ ही गया, ठीक है, ये दोनों आ ही गए, तो ये है। यहाँ पर काइनेज आ जाएगा, यहाँ पर फॉस्फोग्लिसरेट डिहाइड्रोजिनेज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर NADH2 का यूज हो रहा है। यूज हो या फिर बने, दोनों ही कंडीशन में डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का उपयोग होता है। इज दैट क्लियर? तो अब आप समझ सकते हो कि ये तो हो गया स्थिरीकरण। पहले आप इसको बना लो हैं अच्छे से, इसे आप अपने एक नोटबुक पे बनाएं, इससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। क्योंकि ये देखो, ये आपको जब बायोमोलिक्यूल पढ़ोगे तो आपको पेंटोस शुगर कौन से हैं, तो 5 कार्बन के मोनोसेक्राइड कौन से हैं? देखो, ये राइबोज है, यहाँ जाइलुलोज है, ये रेबुलोज है, ये 5 कार्बन शुगर है मोनोसेक्राइड। 4 कार्बन आपसे पूछा जाए तो इर्थ्रोज है, ठीक है। 6 कार्बन पूछा जाए तो आपका फ्रक्टोज है, ठीक है, सुक्रोज डाइसेक्राइड है। 3 कार्बन पूछे जाए तो डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट और 3PCl। ये अगर 7 कार्बन पूछा जाए तो सेडोहैप्टिलोज, ये भी आपके काम आएंगे, ठीक है। ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है, तो आप इसे अदर वे में न लें, अन्यथा न लें। अब हम आपको वो तीनों स्टेप बता देते हैं, दिखा देते हैं। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ से ये CO2 फिक्शन होगा, लेकिन यहाँ से इस जगह, इस पॉइंट से लेकर यहाँ से चले आओ कंप्लीटली, और ये ग्लूकोज बनना, ये टोटल प्रोसेस क्या हुई? दूसरा स्टेप है, इसे हम कहेंगे रिडक्शन। क्या? ये हो गया रिडक्शन, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है? इस पॉइंट से यहाँ से दोबारा इस रेबुलोज का बनना, इसका बनना, ये कहलाता है तीसरा स्टेप, रीजनरेशन। क्या कहलाएगा? रीजनरेशन प्रोसेस कहलाएगी। इज दैट क्लियर? तो मैं आपसे उम्मीद इस बात की कर रहा हूँ कि आपको ये याद न हो तब भी चल जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसका कंसेप्चुअल आपको समझ में आना जरूरी है। क्योंकि एनसीईआरटी का जो डायग्राम है
वो आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि आखिर किस तरीके से 18 एटीपी बन रहे हैं, नंबर 1, और किस तरीके से रीजनरेशन हो रहा है, किस तरीके से रिडक्शन प्रोसेस आपको देखने को मिल रही है। क्लियर, ये चीज़। तो ये है, ओके, ऐसे। अब इससे रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो हम लोग आगे चल के स्टडी करेंगे। ओके, ऐसे। ओके, थैंक यू।